जैन दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं MPPSC मेंस पेपर 4 यानी एथिक्स नीति शास्त्र की, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रबोधक संप्रेषण की यानी परसुएसिव कम्युनिकेशन की। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार लिखेंगे इसे। तो प्रबोधक संप्रेषण की यदि बात करें तो यह एक प्रक्रिया है, संप्रेषण है, संचार या अभिव्यक्ति है जिससे दूसरों की मनोवृत्ति, उसके विचार, भावनाओं एवं स्थापित मान्यताओं को तर्कों एवं संदेशों के माध्यम से उनमें एक नवीन मनोवृत्ति, विश्वास एवं मूल्यों को स्वीकार करने की इच्छा जागृत की जाती है। तो इसमें होता क्या है कि जो दूसरों की मनोवृत्तियां हैं उनको बदलने का प्रयास किया जाता है, उनके विचारों को बदलने का प्रयास किया जाता है, भावनाएं जो दूषित हो चुकी हैं, घृणात्मक हो चुकी हैं, उनको नवीन मनोवृत्तियों में बदलने का प्रयास किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो तर्क होते हैं, कुछ संदेश होते हैं, उनके माध्यम से कुछ नई प्रवृत्तियां जागृत करने का उसमें प्रयास किया जाता है। ठीक है। और इसमें यदि उद्देश्य की बात करें तो एक सीधी लाइन में कहा जा सकता है कि मनोवृत्ति परिवर्तन ही इसका क्या है, प्रबोधक संप्रेषण का उद्देश्य कहा जा सकता है। ये नकारात्मक से सकारात्मक भी हो सकती हैं और सकारात्मक से कभी कभी नकारात्मक की ओर भी जा सकती हैं, पर मुख्य रूप से नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ही जाती हैं। अभी देख लेते हैं कि संप्रेषण के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो सीधे वार्तालाप के माध्यम से संप्रेषण हो सकता है। दूसरा पोस्टर के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, रेडियो, इंटरनेट, मैगजीन, टेलीविज़न, अखबार और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण किया जा सकता है। अभी देख लेते हैं कि सीधे वार्तालाप में किस प्रकार हो सकता है। इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति आपके सामने है या आपके साथ रह रहा है, तो उसमें आप सीधे वार्तालाप के माध्यम से वह आपको प्रभावित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये सीधे वार्तालाप आपका संप्रेषण का एक तरीका हो गया। दूसरा हो जाएगा पोस्टर के माध्यम से। तो पोस्टर के माध्यम से देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने रहता है चुनाव के समय। तो चुनाव में जो पोस्टर्स लगे होते हैं उनमें पोस्टरों के माध्यम से अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने संदेशों को उसमें प्रसारित करती हैं, जिसके माध्यम से जो वोटर्स होते हैं वो ये देख के पता लगाने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा जो प्रतिनिधि जिसको हम चुन रहे हैं वो कौन है और किस पार्टी से संबंधित है और हमारे लिए क्या कार्य करेगा। तो उसमें सभी पोस्टर में नीचे टैग लाइन उनकी लिखी रहती है कि हम ये करेंगे उसमें। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी जो संप्रेषण करता है वो काम कर सकता है। तीसरा देख लें वीडियोस के माध्यम से। आपने देखे होंगे सरकार के बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आते रहते हैं जिसमें लिखा रहता है सरकार आपके द्वार। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सरकार आपको सीधे वीडियोस के माध्यम से आपस में कनेक्ट करना चाहती है, तो वो भी एक प्रबोधक संप्रेषण का ही तरीका होता है। रेडियोज़ में देख लें तो जो विविध भारती के जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो ऑल इंडिया रेडियोज़ में आपको जो ऑडियो के माध्यम से जो आपको संदेश दिए जाते हैं, तो उसमें रेडियो के माध्यम से भी संप्रेषण किया जा सकता है। उसमें भी बहुत सारी सरकार की नीतियां हैं और बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आते हैं जो समाज के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, जो कि मनोवृत्ति परिवर्तन में सहायक होते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो इंटरनेट हो गया आपका, सेम वही चीज़ होता है, तरीके अलग अलग हो जाते हैं। कुछ विजुअली होते हैं, कुछ ऑडियो होते हैं, जिससे कि आपको मनोवृत्ति परिवर्तन में सहायता प्राप्त होती है। इसमें देख लेते हैं मैगजीन भी है, सेम इसी प्रकार से है, आप आसानी से लिख सकते हैं। टेलीविज़न हो गया, अखबार हो गया, तो इसमें भी आप ये सभी जो है आपके संप्रेषणकर्ता के रूप में कार्य करेंगे और आपकी मनोवृत्ति परिवर्तन में सहायक हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 से 3 आप 4 मैक्सिमम याद रख सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रबोधक संप्रेषण को समझने हेतु कुछ दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं जिनको समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से होता है और 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि इसमें होते क्या क्या हैं, कौन कौन से दृष्टिकोण, तो 2 तरीके से मुख्य रूप से इसमें दृष्टिकोण होते हैं। तो पहला इसमें जो दृष्टिकोण है वो आरंभिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है और दूसरा यदि बात करें तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। आरंभिक की यदि बात कर लें तो इसमें प्रबोधक संप्रेषणकर्ता जो होता है वो आपका इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेटर कहलाता है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखें।
दूसरा जो विषय इसमें होता है वो संदेश की विषय वस्तु होती है। तो विषय वस्तु से आप देख ले तो कंटेंट ऑफ मैसेज जो होता है वो इसमें होता है। और तीसरा यदि बात करें तो जो लक्षित श्रोता होते हैं, जो टारगेटेड जो लोग होते हैं उनकी ये बात करता है, टारगेटेड ग्रुप जो होते हैं। और चौथा जो होता है वो संप्रेषण की विधियाँ होती हैं, किस मेथड से वो काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लें इसमें। तो इसको यदि मेथड का नाम दिया जाए तो कौन, क्या, किससे और किस माध्यम से मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये देख लिया हमने। इसके अलावा देख लें, यदि इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ें तो किस प्रकार से होगा कि जो हमारा इंस्ट्रक्टर जो कम्युनिकेटर होता है, ये 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रबोधक संप्रेषण करता है कौन। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में 3 नंबर में यदि आपसे पूछता है तो एक व्यक्ति होता है जिसकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होती है, विशेषज्ञ माना जाता है और विश्वास पात्र माना जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, प्रबोधक संप्रेषण करता। एक व्यक्ति होता है जिस पर विशेषज्ञता होती है और हम उस पर विश्वास करते भी हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जो एडवर्टीज़मेंट आती हैं उसमें सीधे होता है कि कोई डॉक्टर है किसी प्रोडक्ट का उसमें अगर ऐड कर रहा है तो उसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। कोई एक्टर है किसी प्रोडक्ट की अगर वो एडवर्टीज़मेंट कर रहा है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से विश्वसनीयता बढ़ जाती है उस व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो प्रबोधक संप्रेषण करता हर जगह काम आएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो प्रबोधक संप्रेषण करता है उसमें क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, आकर्षकता उसके अंदर होना चाहिए, उसका शरीर सुंदर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं आपको एक संप्रेषणकर्ता के रूप में काम करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि जो सदृश्यता का सिद्धांत एक आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्क में। इसमें होता क्या है कि जैसे विज्ञापन आते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए भी विज्ञापन आते रहते हैं और बच्चे क्या करते हैं उनको देखकर उसी की तरह अपनी मनोवृत्तियाँ बना लेते हैं कि नहीं ये अगर बच्चा पी रहा है, ये ग्रो अप हो रहा है तो मैं भी इसके साथ साथ क्या करूँगा, मैं भी अगर ये पीऊँगा या खाऊँगा तो मैं भी इसके साथ ग्रो करूँगा। तो सदस्यता के सिद्धांत पर भी ये आधारित होते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो प्रबोधक संप्रेषणकर्ता होते हैं वो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। जैसे आप देख लें बंद दरवाज़ा अभियान का यदि उदाहरण दें तो उसमें जो अमिताभ बच्चन है उन्होंने काफ़ी प्रभावशाली तरीके से इस पर काम किया है। ठीक है, तो प्रबोधक संप्रेषणकर्ता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेटर। ठीक है, प्रबोधक संप्रेषणकर्ता। दूसरी यदि बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका कंटेंट ऑफ मैसेज। दूसरा आपका हो जाएगा कंटेंट ऑफ मैसेज यानी संदेश की विषय वस्तु। तो संदेश की विषय वस्तु के विषय में यदि बात करें तो इसमें विषय वस्तु काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और होता क्या है कि इसमें जो श्रोता या दर्शक होते हैं जो टीवी देख रहे होते हैं तो उनमें होता क्या है कि जब तक कोई ऐसी भावना ना उत्पन्न कर दी जाए कि कोई डर का माहौल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। यदि आप सिविल सर्विस का ही एग्जांपल ले लें, यदि कहा जाए कि 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है और आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है तो उसमें क्या होगा, जब तक डर नहीं होगा, कोई संदेश नहीं होगा तो तब तक क्या होगा, आपके अंदर वो प्रबोधक का काम नहीं करेगा। तो इसलिए डर का इसमें होना आवश्यक है, उत्तेजक का होना इसमें आवश्यक है। ठीक है, और ये नकारात्मक एवं सकारात्मक रूप से दोनों तरीके से आपको प्रभावित कर सकते हैं और दोनों का जो अनुपात है वो बेहतर प्रभाव आपको इसमें देता है। और यदि इसमें ये बता दिया जाए कि इसके नकारात्मक परिणाम क्या हैं और सकारात्मक परिणाम क्या हैं, आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, यदि इन दोनों चीज़ों का मिश्रण कर दिया जाए तो फाइनली आपका जो सक्सेस है वो निर्धारित हो जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रबोधक की इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वो आपके टीचर हो सकते हैं, कोई जैसे आप किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, घर में आपकी ऐसी कोई सुविधा नहीं है, रेगुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका प्रबोधक उस टाइम बन सकता है। तो इस तरीके से ये आप दे सकते हैं, संदेश की विषय वस्तु पर आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप इसमें लिखा है मैंने छोटे छोटे की पॉइंट्स में, जिसको मैंने समझा दिया है आपको। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं जो टारगेटेड जो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो टारगेटेड ग्रुप्स में आपको क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि जो श्रोता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है
कि हमको काम किस प्रकार से, जो टारगेट ऑडियंस हो, जैसे मान लीजिए कोई टीवी सीरियल है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो टारगेटेड होते हैं, टारगेट ऑडियंस ग्रुप हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि जैसे कोई प्रबोधक है वो काफ़ी आक्रामक है, तो उसमें क्या होगा, बहुत ही कम प्रबोधक का असर पड़ेगा, ठीक है। और कोई काफ़ी विनम्र व्यक्ति है, यदि आप उसको काफ़ी अच्छे से उसको यदि बताने का प्रयास करते हैं कि नहीं ये इस प्रकार से होता है कोई कार्य और इसका इस तरह तरीके से परिणाम हो सकता है, तो वो काफ़ी आसानी से उसको समझ जाएगा। और एक चीज़ और इसमें कि जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जिनमें ज्ञान अच्छा खासा भरा होता है, वो बहुत जल्दी प्रबोधक संप्रेषणकर्ता के कहने पर नहीं आते हैं, ठीक है। वो अपने तरीके से अपनी बुद्धि के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसीलिए जब हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष पढ़ेंगे इसका, उसमें ये चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। यदि उम्र ज़्यादा हो तब भी इस पर काफ़ी असर नहीं होता, क्योंकि उनमें क्या है, पहले से ही इतनी भावनाएं भर जाती हैं रूढ़िवादिता की, कि उन पर क्या है, प्रबोधक का ज़्यादा असर नहीं होता है। और जो यंग जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है, उन पर बहुत जल्दी ही प्रभाव इसका हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि जो युवा हैं बहुत जल्दी अपने पथ से भटक जाते हैं। तो ये टारगेटेड ऑडियंस ग्रुप का हो सकता है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं कि संप्रेषण की विधि क्या है, मेथड, किस प्रकार की विधि इसमें अपनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका फोर्थ देख लेते हैं कि इसमें होगा क्या कि एक अनुसंधान किया गया था अमेरिका में, उसमें ये पाया गया कि जो सामूहिक यदि प्रबोधन किसी का किया जाता है तो उसमें बहुत ही कम प्रभाव देखने को मिलता है। और जो व्यक्तिगत है, किसी व्यक्ति से पर्सनल यदि आप अटैच होकर उसको यदि सही तरीके से उसको बताने का प्रयास करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उस व्यक्ति पर ज़्यादा असर होगा, ठीक है। और इसमें ये एक चीज़ और देखी गई है कि यदि एक तरफा हो, कि मैं केवल एक व्यक्ति को बताने का प्रयास कर रहा हूँ पर दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, तो उसमें होगा क्या कि वो व्यक्ति आपसे प्रभावित बहुत ही कम होगा। इसमें प्रबोधक संप्रेषणकर्ता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। परंतु यदि दोनों तरफ से सही कम्युनिकेशन हो, आप सबसे अच्छा इसमें उदाहरण देख सकते हैं कि जो एजेंट होते हैं, एलआईसी एजेंट को आपने यदि देखा हो, यदि वो क्या करता है, एक बहुत अच्छा प्रबोधक की तरह जाता है आपके पास, वो जाएगा आपको काफ़ी सूट बूट अच्छे तरीके से और आपको प्रभावित करने का प्रयास करेगा। और यदि एक तरफ से रिस्पांस अच्छा है, आप यदि उस विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। यदि आप कम जानते हैं और यदि आपको लगता है कि नहीं हाँ ये कर लेना चाहिए, दोनों तरफ से सही कम्युनिकेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो प्रबोधक संप्रेषण का काम वहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें देखा जा सकता है। कौन सा मेथड है आपका, ये संप्रेषण की विधि, ठीक है, मेथड आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें टारगेटेड ऑडियंस हो गया, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये आपका 4 इसमें हो जाएंगे, ठीक है। आरंभिक दृष्टिकोण में इसमें प्रबोधक संप्रेषणकर्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा दृष्टिकोण इसका, तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। जब मनोवृत्ति हम पढ़ रहे थे तो 3 उसके भी दृष्टिकोण बताए गए थे, तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण वही है। इसमें होता क्या है कि समझने पर इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है, तर्क और बुद्धि पर इसमें ज़्यादा बल दिया जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो मस्तिष्क की जो प्रतिक्रिया है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार काम करेंगे। इसमें होगा क्या कि जो प्रबोधक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, उसमें 2 प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें देखी गई हैं ज़्यादातर। इसमें जो पहली प्रक्रिया देखी गई है वो व्यक्तिगत संसाधन, या कभी कभी उसको केंद्रीय संसाधन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा अनायास संसाधन या परिधीय संसाधन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं होता क्या है, व्यक्तिगत में क्या होता है और अनायास में क्या होता है। तो केंद्रीय और परिधीय को समझें, आसान रहेगा आपको। तो व्यक्तिगत में क्या होता है, जब कोई संप्रेषण करता कोई जाता है किसी व्यक्ति के पास, तो उसमें होता क्या है कि यदि वो व्यक्तिगत संसाधन का प्रयोग करता है, व्यक्तिगत संसाधन की तरीके से कार्य करता है दृष्टिकोण से, तो उसमें बौद्धिक क्षमता बेहतर होती है व्यक्तिगत वाले व्यक्ति में, और विषय का उसको ज्ञान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो संप्रेषण करता है वो दूसरे व्यक्ति को इतना जल्दी प्रभावित नहीं कर सकता, उसकी मनोवृत्ति का परिवर्तन आसानी से नहीं होता है, ठीक है। इसी के दूसरे एंड में यदि हम बात करें, तो जो अनायास या परिधीय जो संसाधन होता है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं होता है उस विषय पर, तो
और वो क्या करता है, उसके जो विचार होते हैं बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। ठीक है, यदि प्रबोधक संप्रेषणकर्ता बहुत ही अच्छा है, उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, तो वो दूसरे व्यक्ति को बहुत ही जल्दी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसके विचार काफ़ी तेज़ी से बदलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है बदलते ही नहीं है और सीधे प्रभावित हो जाता है। तो इस तरीके से संज्ञानात्मक दृष्टिकोण और आरंभिक दृष्टिकोण के माध्यम से हमने देखा कि प्रबोधक संप्रेषणकर्ता को किस प्रकार समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक वीडियो था प्रबोधक संप्रेषणकर्ता के लिए। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो सामान्यतः जो ये प्रबोधक संप्रेषण होता है, ये क्यों बताया जा रहा है हमें, क्योंकि एक लोक सेवक को क्या होता है, समाज में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करनी होती हैं जिसमें वो प्रबोधक संप्रेषणकर्ता के रूप में कार्य करेगा, चाहे उनके खुद के ही सबॉर्डिनेट हों या उनके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे सहकर्मी होंगे जो उनके साथ काम करेंगे। ठीक है, उनके सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, समाज के बहुत सारे ऐसे समूह हो सकते हैं जिनके लिए काम करना पड़ेगा। तो उनको यदि वो प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उनकी मनोवृत्ति को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तो एक अच्छा लोक सेवक बनना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रबोधक संप्रेषणकर्ता काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए हमारे सिलेबस में प्रबोधक संप्रेषण रखा गया है, ताकि हम इसकी बारीकियों को समझ सकें और एग्ज़ाम में सही तरीके से उसको हम यदि अच्छा कर लेते हैं तो हम आगे चल के एक बहुत अच्छा लोक सेवक बन सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये अपना प्रबोधक संप्रेषण जो पॉइंट था वो कंप्लीट कर लिया है। और आगे हम लोग विभेद पढ़ेंगे, पूर्वाग्रह पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ रूढ़िवादिता के साथ ये हमारा जो मनोवृत्ति वाला जो टॉपिक है, पॉइंट है, उसे समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।